नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं। और दर्शकों, पिछले 5 महीने से हम लगातार अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं, हम बहस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा साफ मानना है, न्यूज़ 24 का मानना है, ये सीधे अर्थव्यवस्था आपसे जुड़ी होती है। रोजी रोटी का जो सवाल है, रोटी कपड़ा और मकान, जब तक अर्थव्यवस्था चंगी नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं होगी, तेज गति से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सही मायने में हम सुपर पावर नहीं बन सकते हैं, हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारे नागरिकों को आत्मनिर्भर होना होगा और उसके लिए विकास जरूरी है। और यह पृष्ठभूमि में क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर आई है। पहली तिमाही यानी कि अप्रैल, मई और जून के विकास दर के आंकड़े जारी किए हैं। भारत सरकार के ये आंकड़े हैं और देश के इतिहास का सबसे बड़ा गोता लगाया है हमारी अर्थव्यवस्था ने। 23.9% यानी कि लगभग 24% की गिरावट आई है हमारी विकास दर में। और ये सब जब मैं आपको बता रहा हूं, यह भी एक हकीकत है कि संकट काल है, संक्रमण काल है, आपदा काल है, ये कोरोना काल है। लेकिन आजाद भारत में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई। 58 में मंदी हुई, 1966 में मंदी हुई, 79-80 में भी मंदी हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। 40 साल के बाद फिर से मंदी सामने हमारे मुंह बाए खड़ी है। और उस वक्त 58, 66 और 80 में कृषि क्षेत्र ने भी गोता खाया था, लेकिन यहां पर कृषि क्षेत्र ने थोड़ा उबारा है। 3.4% की विकास दर दिखाई है कृषि क्षेत्र ने। बाकी हर सेक्टर में कंस्ट्रक्शन 51.5% की गिरावट, मैन्युफैक्चरिंग 39.5%, माइनिंग 41%, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट 47.5%, इंडस्ट्री 38%, सर्विसेज 20% का गोता है। और जब मैं ये आंकड़े आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े आपको समझने की जरूरत है। इसी से आपकी भी आजीविका चलती है, आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपका खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य इन आंकड़ों में छिपा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के हर पहलू को आप समझ सकते हैं, तो यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसी से देश आगे बढ़ेगा। और ये जो आंकड़े हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के ज्यादा हैं, जो हमारा संगठित क्षेत्र है। और देश में 6% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है, 94% काम असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। उसकी झलक इन आंकड़ों में कम ही दिखती है। और इसीलिए जब आंकड़े आते हैं ना कि 1.89 करोड़ नौकरी पेशा, पक्की नौकरी वाले, सैलरीड क्लास की नौकरी चली गई है, या 14 करोड़ दिहाड़ी मजदूर वो बेरोजगार हो गए हैं, उनमें से 8-9 करोड़ वापस आ गए, तो ये खबरें एक चिंता का सबब बनाती हैं। और बीच में हमें बताया गया कि नहीं, ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। ये मध्य मई में दिया गया था, मिड मई में। और ये जो आंकड़े हैं, इसमें मई भी शामिल है और जून भी शामिल है। तो क्या उनका असर नहीं दिखा? या काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो हमें लगातार ग्रीन शूट्स की बात करते थे, अरे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, इकोनॉमी और बढ़ने वाली है, वो ग्रीन शूट्स की बातें क्या कोरी एक कल्पना थी? इन तमाम सवालों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अर्थव्यवस्था का अनर्थ काल खत्म हो गया है क्या? इज द वर्स्ट बिहाइंड अस? और जीडीपी नेगेटिव है, भविष्य पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हमें रहना चाहिए, लेकिन हकीकत से भी हमें मुखातिब रहना चाहिए। रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम लगातार निभाते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थव्यवस्था भली भांति समझते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, और ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, टीचर रहे हैं, इकोनॉमिक्स भली भांति समझते हैं। मेरे साथ जीएसटी, और जीएसटी का भी मैं जिक्र करने वाला हूं,
घनश्याम तिवारी, उनको मैं प्यार से जीएसटी बुलाता हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना हैं और फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट हैं देश के। न्यूज विद जे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी भी मेरे साथ हैं। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बुरी खबर है, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा गोता भारतीय अर्थव्यवस्था ने आजाद भारत में नहीं देखा है। बिल्कुल, ये खबर चिंता की बात है, लेकिन ये जो है ये पब्लिक डोमेन में क्लियर था कि ये एक्सपेक्टेड था, 30% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसमें यह बात भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि जनरली सब लोग बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिवाइवल के लिए कैपिटलाइज करेगा, तो उसका एक क्लियर साइन इसके अंदर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत की इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। और 3.4% की विकास दर है कृषि क्षेत्र की, जरूरत होता है। हेलो जी, 3.4% की है ग्रोथ रेट। हाँ जी, 3.4% की विकास दर है कृषि क्षेत्र की। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बम है। नहीं, बम नहीं है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र के विकास दर लगभग 2% के आसपास रहती रही थी पिछले कई दशकों से, उसमें पॉजिटिव ग्रोथ है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बावजूद अर्थव्यवस्था चिंता की स्थिति में नहीं है, चिंता की स्थिति है। लेकिन जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि द बैड पीरियड इज पास बिहाइंड अस, हम लोग रिकवरी के पाथ पे हैं। और जो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के क्राइसिस के कारण, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कोरोना को, नहीं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कह रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में भी, गोपाल बाबू मुझसे बेहतर आप अर्थव्यवस्था समझते हैं, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ प्रॉफिट ऑफ डूम। हमें ये ग्रीन शूट्स की बात ना, ये हरे हरे कपोलों की जो बात थी, ये मई जून में बताई जाने लगी थी कि जब लॉकडाउन थोड़ा सा खोलना शुरू कर दिया था हमने। लेकिन अगर आप जुलाई और अगस्त के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, मिनी लॉकडाउन का जो ये रायता फैला है, दोबारा से आंकड़े और नीचे जा रहे हैं। तो ये ग्रीन शूट्स मेरी समझ से परे है कि नहीं, अब सब बुरा पीछे गया, अब आगे सुनहरी राह है। नहीं, देखो जो सेक्टोरल बात होती है ना संदीप जी, ग्रीन शूट्स स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए कहे जाते हैं कि जैसे फार्मा सेक्टर में अच्छा हो रहा है, जो ऑटोमोबाइल में रिकवरी हो रही है, फिर दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक के इसमें जो खिलौने वगैरह जो चाइना से बहुत डंपिंग होता था स्मॉल सेक्टर में, नहीं, खिलौने ही बनाकर देश की विकास दर बढ़ेगी क्या? प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में खिलौने बनाने की बात कह दी। आपके कॉमर्स मिनिस्टर कोल्हापुरी चप्पल बनाने की बात करते हैं। चप्पल खिलौने बनाकर हम विकास दर में इजाफा कर देंगे क्या? नहीं, डिफेंस को भी खोल रहे हैं हम। 101 आइटम्स को एमएसएमई सेक्टर और भारतीय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए रिजर्व किया है। कितना बड़ा अमाउंट जो होता है डिफेंस सेक्टर में बाहर चला जाता था, ये अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, जनता को भी जब वित्त मंत्री जी ने कहा एक्ट ऑफ गॉड कोविड को कहा, तो सब लोग आप हंसने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हंसने की कोशिश नहीं, एक्ट ऑफ गॉड है तो कृषि क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया? भगवान ने निगहबान कर दिया अपनी। कोविड की एक्ट ऑफ गॉड होगा तो किसानों पर भी असर पड़ता। कृषि क्षेत्र तो बढ़ रहा है ना, इसीलिए मैंने वो उस दिन आप थे और मैंने सवाल पूछा, एक्ट ऑफ गॉड करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी क्या? कि कौन, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, आपको मैं कितने इनिशिएटिव कहूंगा, आप बीच में ही रोक देंगे। मैं बता दूंगा क्या क्या हम लोगों ने किया है। आप एमएसएमई सेक्टर का लोन ऑफटेक देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से वो बढ़ गया है। 3 लाख करोड़ का सरकार ने उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में निकाला था। 50% से ऊपर का लोन सेंक्शन हो गया 1-2 महीने में जी, और वह टेकअप हो रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी गौरव वल्लभ जी बताएंगे कि ये ऑर्डिनेंसेस को अपोज कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म जो 3 ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। थोड़ा आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हमारे साउंड वाले ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैं लगातार जबकि आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए गौरव वल्लभ, ये कोई नकारात्मक चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जो ये मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जी हमने इतना कुछ कर दिया, उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है?
सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, 24% का गोता आजाद भारत का सबसे बड़ा गोता है। संदीप जी, आज हमने देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी को खोया। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात कहूंगा। संदीप जी, ये -24% ही नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा और आपके दर्शकों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस -24% में संदीप जी इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है। मैंने शुरू में बोला ये बात जी, मैं नहीं सुन पाया था, आई एम सॉरी, मैं लेट ज्वाइन किया। इस -24% में संदीप जी एमएसएमई सेक्टर का जो डिप है वो इस -24% में नहीं है। जब ये अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा और इसको रिव्यू किया जाएगा, मैं आपको निश्चित कहता हूँ ये -35 से 40% के बीच जाके गिरेगा। और ये क्यों हुआ, ये समझना पड़ेगा। पहले मुझे लगता था एज ए अर्थशास्त्री कि डिमांड साइड की प्रॉब्लम है, पर यहाँ डिमांड साइड की प्रॉब्लम नहीं है, या सप्लाई साइड की भी प्रॉब्लम है, या प्राइवेट कंजम्पशन की भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की भी प्रॉब्लम है। अब आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, इकोनॉमी की इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, वो खिलौनों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी मोर और कुत्तों की बात करते हैं। व्यवस्था की बात कर कौन रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा कोर सेक्टर में डिप नहीं हुआ है? कोई तो एक ऐसा सेक्टर होगा। सर्विस सेक्टर में डिप क्यों हुआ है? सर्विस सेक्टर वर्क फ्रॉम होम हो सकता था, डिप क्यों हुआ है? एम्प्लॉयमेंट में सर्विस सेक्टर में इतनी भयंकर मंदी क्यों आई है? कौन है उसका दोषी? इसका जवाब पड़ेगा, और इसका जवाब ये है कि आपकी जो अर्बन इकोनॉमी है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। अर्बन इकोनॉमी का एक भी इंडिकेटर पॉजिटिव पर ये पूरी दुनिया में यही हालत है ना गौरव वल्लभ। हम अगर 24% का गोता खाया है, अमेरिका ने 33% का गोता खाया है। संदीप जी, ये बार बार कभी जब चाहे जब अमेरिका से कंपेयर कर लेते हो, जब चाहे जब पाकिस्तान से कर लेते हो, जब चाहे जब चीन से कर लेते हो। अगर अमेरिका से कंपेयर करना है तो अमेरिका ने मध्यम आय के लोगों के लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में 1,000 $2,000 $2,000 प्रति माह दिए। आपने दिए क्या? आप बताइए ना, आपने कितना पैसा लोगों के हाथों में दिया? आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना पैसा दिया? आपने डिमांड जनरेट करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एक डाटा, अपनी बात खत्म करूंगा, कि पिछले एक महीने में, अगस्त माह में 5,920 करोड़ एफपीआई ने भारत से बाहर खींचा है। एक महीने का डाटा है ये, तो ये तो अगस्त का डाटा आगे, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है संदीप जी, पिक्चर अभी बाकी है। जी सिद्धार्थ, जरा भी मैं थोड़ा सा और आसान करना चाहूंगा इस बहस को, बहस भी नहीं मैं कहूंगा चर्चा को। लोगों को समझ में आना चाहिए ये 24% का जो हमने गोता खाया है, 23.9% का, आज़ाद भारत में ये सबसे बड़ा है। इतना बड़ा गोता हमने कभी नहीं खाया। और यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि 6% ही हमारी इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, संगठित क्षेत्र में आती है, 94% तो हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो यहाँ पर जो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप है, हकीकत थोड़ा समझाइए सरल भाषा में। ये आंकड़े कितनी % हमारी अर्थव्यवस्था को समझा रहे हैं, और कितनी अर्थव्यवस्था को ये आंकड़े दरअसल छूते भी नहीं है? देखिए, एक बड़ा चंक है जो बाद में डेटा आएगा, जब सेकंड रिवीजन होगा डेटा में। और जो यहाँ पे पैनल में इकोनॉमिस्ट हैं वो ये जानते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो 5 बारी एक क्वार्टर का डेटा आता है, और AIPQ वो एक फॉर्मूला के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से आता है। जो सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, जिसको एक प्रकार से सरलता से समझने के लिए आवश्यक है, कि इस डेटा में, और ये डेटा जब रिवाइज होगा तो बढ़ भी सकता है, 30% हो सकता है, 35% हो सकता है, हुआ है। पिछले साल तीसरी तिमाही के जो नतीजे थे 5.1% पहले बताया, घटकर फिर 4.7 हुआ, तो नीचे की तरफ रिवाइज करना पड़ा। हाँ जी, तो संदीप, जो विषय आज के लिए, और देखिए वैश्विक स्लोडाउन है वो बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूं, बट जो मेन हमें अपनी स्थिति का जो जायजा लेना चाहिए वो लेना चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। टेक्निकल टर्म है, 27% इसमें गिरावट हुई है।
ये क्या चीज है? ये बताता है कि सबसे बड़ी हिट हमें जो मिली है कि जो खर्चा नहीं किया जा रहा है। और इससे क्या बड़ा संकेत निकलता है, आप पूछेंगे। आपको याद होगा कि आपके ही शो में कई बार हमने चर्चा की है कि इस वित्तीय वर्ष का ये अभी एक फोरकास्ट दिया जा रहा है कि -5% शायद आएगा कुल मिला के चारों क्वार्टर्स का। सरकार, वित्त मंत्रालय के सीए इससे अग्री नहीं करेंगे, उनका काम है नहीं अग्री करना। पर ये जो डेटा है 27% जो डिक्लाइन है, कॉन्ट्रैक्शन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ये मुझे बता रही है कि ये 5% से अधिक होगा। अब उसके कारण क्या है? क्योंकि ये डेटा, संदीप, कैप्चर्स द इनकम लॉस एंड द जॉब लॉस इन एनी इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये सबसे बड़ा हमारा जो विषय है। और जो सरकारी खर्चा हुआ है 16.5%, जिसमें ग्रोथ आई है, अगर ये सरकारी खर्चा नहीं होता तो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो और भी नीचे घुस जाता है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि समस्या इस जीडीपी की साधारण भारतीय नागरिक के लिए इनकम लॉस और जॉब लॉस के द्वारा सामने निकल के आ रही है। तो सबसे बड़ी मार नौकरी पर पड़ रही है, युवाओं के लिए, या जो पहले से ही नौकरी में थे, तनख्वाहें भी कट रही हैं, ये सामने दिक्कत आ रही है। पर ऐसे में आपके मित्र, मुख्य आर्थिक सलाहकार सिद्धार्थ जराबी, केवी सुब्रमण्यम, जब ये कहते हैं कि नहीं देखिए जीडीपी तो नेगेटिव है, भविष्य पॉजिटिव है, ये जो ग्रीन शूट्स है ना, ये शब्द जब आने लगते हैं और ये लगातार इस्तेमाल होते हैं, वो ग्रीन शूट दिख भी रहे हैं क्या? देखिए, हर कोई डेटा को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। डेटा की ये खूबी है कि ना उसका कोई धर्म है, ना जात है, ना कोई रंग है, ना कोई वेशभूषा है। जिसको जो मर्जी आती है वो उस प्रकार से पेश करता है। इसलिए उस विवाद में न पड़ते हुए संदीप, दूसरा जो आंकड़ा जरूरी है समझने के लिए कि अगर आप इस डिक्लाइन को देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहां पे आई है? 50% से अधिक जो डिक्लाइन आई है वो कंस्ट्रक्शन में आई, लगभग 47% मैन्युफैक्चरिंग में आई। इसका ये एक स्पष्ट है कि जो एक्टिविटीज हो नहीं रही थी वो बिल्कुल ठप हो गई। मेरा मानना है कि कंस्ट्रक्शन को तो आप 90% दिखाना चाहिए, 50% भी कहां हुआ अप्रैल मई जून में। सो यस, जब वापसी चीजें आएंगी तो आप उनको ग्रीन शूट्स कहेंगे, पर हमें यह अब समझना पड़ेगा कि जब आप पानी में डूब जाते हैं तो वहां से वापस आप 1-1 मीटर ऊपर आ रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पानी से पूरा आके जहां पहले पहाड़ पे बैठे थे, जो एक शीर्ष स्थान पे बैठे थे, उस पे आप पहुंच गए। इसलिए हमें इस चीज में से यह संकेत लेना चाहिए कि सरकार पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन के आती है संदीप, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज टू कंटिन्यू टू ग्रो ताकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली तो पर सरकार को भी, सरकार देखिए तरलता प्रोवाइड करने के लिए तैयार है कि लोन मेले लगा दिए हैं, लेकिन जेब में सही मायने में फिस्कल स्टिमुलस जिसे कहते हैं कि पैसा आए, वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अजय आलोक, ये जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में खुलकर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को और बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये ग्रीन शूट्स या एक बार आंकड़े जारी कर दिए या बता दिया खिलौने बना लो या कोल्हापुरी चप्पल बना लो, उससे अर्थव्यवस्था उभर जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं उभरेगी। चलिए, आप इतने दिन से कह रहे थे कि आंकड़े नहीं जारी होते हैं, आंकड़े नहीं जारी होते हैं, तो आंकड़े भी आज जारी हो गए। मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा है संदीप, जरा आप भी अपना रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि देश में पहली बार आंकड़े जारी हुए थे हमारी आज़ादी के 50 वर्ष बाद, सन 1996 में। नहीं, गलत पढ़ के आ गए। एक मिनट अजय, आंकड़े जारी होते थे, तिमाही के आंकड़े 1996 से जारी होने लगे। आंकड़े जारी होते थे इस देश में, ये तिमाही के आंकड़े 96 से हुए। अरे मैं तिमाही के आंकड़े की बात, मैं तिमाही के ही आंकड़े की बात कर रहा हूं। ये मत कहिए कि आंकड़े ही नहीं जारी होते थे, आंकड़े तो होते थे। तिमाही के नहीं, तिमाही के ही आंकड़े जारी होते थे। दूसरा, हमारे मित्र ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो पूरे विश्व में कोरोना में कहीं सबसे ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ तो इसी देश में हुआ, और रिलायंस जियो में हुआ, 1.25 लाख करोड़ के लगभग हुआ। चलिए, इकोनॉमी की बिल्कुल खस्ता हालत है, पूरा वैश्विक मंदी है, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन रिवाइवल का अगर हम होप नहीं देंगे, सरकार का काम क्या होता है? होप देना। होप नहीं, रास्ता भी तो बताएंगे, सिर्फ होप देना थोड़ा कि आशा बंधाते रहेंगे, तरीका भी बताएंगे ना। अरे एक मिनट, नहीं, अरे सुनिए ना, दिशा बिल्कुल दे रहे हैं, दिशा बिल्कुल दे रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर
सेंट्रल गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है, सारी स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है। ग्रीन फेदर्स क्या है, इसको मैं जो आप बार बार ग्रीन पॉस्चूल कह रहे हैं, तो ग्रीन पॉस्चूल ये है कि हमारी देश की इकोनॉमी 65% बिल्कुल कृषि पर आधारित है और उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। और ग्रीन पेशर्स क्या है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं हुई, कृषि क्षेत्र को भगवान ने छोड़ दिया, नहीं उस पर रहम किया। एक्ट ऑफ गॉड कोरोना है, एक्ट ऑफ गॉड कोरोना है, एक्ट ऑफ गॉड कोरोना है, लेकिन ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं आज। लेकिन कोई डर के मारे, सच्चाई ये है कि डर के मारे आज कोरोना के कारण कोई भी सामूहिक गैदरिंग वाले वर्क्स नहीं हो रहे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे मिल्स में हो। तो मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, राज्य भी कर रहे हैं, केंद्र भी कर रहा है, आपको पैसे मिल गए ना जीएसटी के? या वो सुशील कुमार मोदी ऐसे ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि 76% हमारा पैसा तो केंद्र से आता है, भाई दो, वो लड़ाई ऐसे ही हो रही है जीएसटी काउंसिल की? पैसे मिल गए बिहार को? लड़ाई हो रही है, बिल्कुल हो भाई, लड़ाई बिल्कुल नहीं मिले, अभी पूरे नहीं मिले हैं। उसके लिए केंद्र ने तो ये भी ऑप्शन दिया है कि आप लोन लेके रेस कीजिए। हाँ, वो नया प्रावधान ले आया, आपको एडजस्ट केंद्र एक नया प्रावधान ले आया, नई व्यवस्था इजाद हो गई। एक मिनट, ये क्राइसिस टाइम है। क्राइसिस टाइम में अगर आप लड़ाई और मारपीट और तलवार निकाल के फैसला करने गए तो हो गया कोई चीज का फैसला? यहाँ देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना है? आप इकोनॉमी पे बहस कर रहे थे, इस इकोनॉमी के पूरे बहस का पॉलिटिसाइजेशन गौरव वल्लभ ने कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर लिया इकोनॉमी को उठाने के लिए? चलिए, हम तो कोरोना काल में मोदी जी ने इनहेरिट किया, अब कोरोना काल को झेलेंगे भी मोदी जी को मैंडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो 24 की बात है, लेकिन अभी चलाना तो मोदी जी का ही है। तो फिर क्यों सूर्य पे थूकने का फायदा क्या है? पड़ के घूम पे आप ही कहीं चेहरे पे पड़ेगा। बेहतर ये है कि सरकार को अच्छी तरह से एडवाइस कर दीजिए, ना कि आलू से सोना बनाने का एडवाइस लेती है सरकार। करिएगा तो हम तो हंसेंगे ही ना। एडवाइस लेती है सरकार, सोना बनाने का टाइम नहीं आया है। नहीं, कोल्हापुरी चप्पल पर हंसी नहीं आती आपको? 1,70,00,000 की कोल्हापुरी चप्पल बनाते 7,500 करोड़ की बनाने लगेंगे। अभी जादुई छड़ी में 7,500 करोड़ की बनाने लगेंगे। अरे सुनिए ना, ऐसा है कि कंस्ट्रक्टिव एडवाइस सबको लेता है, चाहे संदीप चौधरी हो चाहे अजय आलोक हो। मोदी जी क्यों नहीं लेंगे? सारे के सारे सलाहकार पैनल क्यों है? एडवाइस ही देने के लिए ना। लेकिन गौरव वल्लभ एडवाइस क्यों नहीं देते? आप ये मीन मेक जो निकालते घूमते हैं, आपने ऐसा क्या कर लिया था? संकट काल है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जी, मुझे जो जदयू के प्रवक्ता है उन्होंने कहा सेंट्रल और स्टेट तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर ही रही है। कौन सा स्टेट कर रहा है जरा बताना नाम, या कौन से केंद्र सरकार का कौन से विभाग ने पिछले क्वार्टर में पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया, एक का नाम बताओ। देखिए, आपको जिस विषय की जानकारी ना हो उसके बारे में या झूठ आके ना बोलो, वरना बताइए नाम कौन से स्टेट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से विभाग ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया। आज के आंकड़े में तो बोला गया है -10% से पब्लिक एक्सपेंडिचर गिरा। तो झूठ ना बोले, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना करें। दूसरी बात, आपने कहा हमको सुझाव क्यों नहीं देते? सुझाव देते हैं, और बड़े खुले मन से सुझाव देता हूं अजय जी। आपको अगर आपकी पहुंच हो मोदी जी तक, मेरी तो है नहीं, आपकी भी शायद होगी कि नहीं मुझे डाउट है, पर होगी तो जरूर पहुंचाना। पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना पड़ेगा। आपको क्या है इश्यू, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपको लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे। आप छोटे नहीं होंगे, देश बड़ा होगा। आप सही लोगों से सही बात समझिए। दूसरी बात, लोगों के मन में कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए। जब 2 करोड़ सैलरीड क्लास लोगों की नौकरी जाएगी तो कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब 12 करोड़ 14 करोड़ लोग एक झटके में अपनी नौकरी गंवा देंगे, उनमें से 9 करोड़ को वापस भी मिल जाती है, पर जब गंवा देंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होगा? और जिनके पास नौकरी बची हुई है उनकी सैलरी कट हो जाएगी। आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस क्रिएट करो इकोनॉमी में। अरे कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो? आप लोगों के हाथों में पैसा देते नहीं हो, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाते कोई जादुई छड़ी थोड़ा है कि पैसा देते नहीं हो, वो तो कॉन्फिडेंस। वो तो मनमोहन सिंह ने भी कहा पैसा पेड़ पे उगता है क्या गौरव वल्लभ? पैसा पेड़ पे उगता है कि सरकार पेड़ से तोड़कर दे देगी? जी, मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बोरोइंग की अभूतपूर्व ताकतें हैं और वो चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर सकती है। अगर पैसा पेड़ पर नहीं उगता है संदीप जी, हर चीज के लिए, मेरे को तो मतलब आश्चर्य होता है कि जदयू के प्रवक्ता यहाँ पे अपनी पार्टी के विरोध में बातें करते हैं।
अरे आप जदयू के प्रवक्ता हो, आपको पैसा नहीं मिला है जीएसटी का, केंद्र सरकार से मांगिए, केंद्र सरकार को बाध्य करिए कि बोरोइंग कीजिए, बोरोइंग करके आपको पैसा देना क्विक पड़ेगा। रिस्पॉन्स अब आप अजय कहते आलोक, हैं विजय सरदाना के पास अरे जाना है आपके फिर। पास टैक्सेशन का सारा ठीक है, पैसा आपके आपने अपनी पास बात आता है। कही। अजय आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, करुणा वंदन करने से कोई चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरी बात कि किस सरकार ने अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाई है, तो मैं अपनी बिहार सरकार की बात करता हूं कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। आके हमारा बजट देखिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा लोगों के हाथ में पैसा नहीं देता है, जाके अपने फैक्ट्स चेक कीजिए गौरव वल्लभ। 23 लाख प्रवासियों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा हमने दिया, एक एक किसानों को पैसा हमने दिया, अगले 3-3 महीने की सब्सिडी हमने दी, नवंबर तक का राशन सबसे पहले हमने दिया। फैक्ट चेक करके आप बात कीजिए कि आपको पढ़े लिखे ये पैसे से कंजम्पशन बढ़ जाएगी, खर्च बढ़ जाएगा। वो तो रोजी रोटी चलाने के लिए कि पेट भर जाए उसके लिए पैसा है ना अजय आलोक। राजस्थान सरकार का रोज दिन टीवी में अरे वो पैसा किस चीज के लिए है, किस पैसे की बात हो रही है? कंफ्यूज मत कीजिए इन बातों को भैया। पैसा ये कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहां कहां आपने किया, लोगों के हाथ में पैसा कहां कहां दिया। तो लोगों के हाथ में तो रोना वैसे ही रो रहे हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी खामखा रो रहे हैं। कितने दिए क्या? सुशील मोदी खामखा रो रहे हैं हमें और कि सिर्फ तनख्वाहें देने का पैसा बच गया और पैसा है ही नहीं। संसाधन से संपन्न राज्य नहीं, एक मिनट संदीप जी, हम संसाधन संपन्न राज्य नहीं होते हुए भी 6,500 करोड़ कोरोना काल में सबसे पहले हमने खर्च किए। ये हमारा रिकॉर्ड बताता है। हम पैसे क्यों नहीं मांगेंगे? हमारा जीएसटी अभी तक पूरा नहीं मिला है, इसकी बात हमने केंद्र सरकार को रखी है। केंद्र सरकार देखी कि कैसे बोरिंग करना है। ये तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार लोन ले ले, केंद्र सरकार कोई बोरिंग कैपेसिटी है, जैसे सरकार में ये खुद बैठे हैं। इन्होंने तो देश को कितना गिरवी रखा है सबको पता है। 1990 और 91 की कहानी, देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। ये सिखाएंगे इकोनॉमी? और आप बात करते हैं कि आप सलाह क्यों नहीं लेते हैं? सलाह विजय सरदाना, इकोनॉमी की बात हो रही है। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला था मुझे, थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए। जब मैं ये कहता हूं, ये आंकड़ा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है दरअसल, कि हम 24% का गोता खा गए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारी 94% अर्थव्यवस्था अनऑर्गेनाइज्ड है। वहां पर जो मार पड़ी है और जिसका संकेत आंकड़ों में मिल रहा है, सिद्धार्थ जराबी ने जिक्र भी किया, कंस्ट्रक्शन 51.5% डाउन, माइनिंग 41.5%, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट 47.5%। इतना जबरदस्त ये गोता है, मतलब 24% भी दरअसल हम उससे भी बुरी हालत में हैं क्या, अगर पूरी इकोनॉमी को हम परिपेक्ष में लें? संदीप जी, अगर हमें पूरी इकोनॉमी को समझना होगा तो हमें सबसे पहले हिंदुस्तान के कंज्यूमर का बिहेवियर समझना होगा। एक आंकड़ा जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको पता है कि पिछले क्वार्टर में और इस बार क्वार्टर, पिछले साल के Q1 में और इस बार के Q1 में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है? वो है LIC का प्रीमियम। पिछले बार ये था -3.7, इस बार है 21%। आप इस बात को समझिए कि इस समय कंज्यूमर और आम आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको बताएगा कि पूरी स्थिति कहां जा रही है। क्योंकि ना आप कैबिनेट में बैठ के या पार्लियामेंट में बैठ के या टीवी स्टूडियो में बैठ के इकोनॉमी चला सकते हैं। इकोनॉमी चलती है बाजार में, जहां कंज्यूमर होता है। आज सबसे बड़ी बात जो आ रही है ये, और साथ ही साथ बैंक डिपॉजिट्स में कमी नहीं आई। दो चीजें आपको ये क्लियरली बताती हैं कि इस समय देयर इज ए क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर जो है वो अनिश्चित है कि कल मेरे साथ क्या होगा, इसीलिए वो खर्चा करने की जगह एक तरफ अपने पैसे को बैंक में रख रहा है, निकाल नहीं रहा है, और दूसरी तरफ क्योंकि कोरोना का थ्रेट है वो ये कह रहा है पता नहीं कल मेरे घर में क्या हो जाए तो मैं इंश्योरेंस तो करा लूं। तो दोनों बातें अगर हम सामने रखें तो इस समय जो सरकार की सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि आम आदमी को कॉन्फिडेंस देना। और आम आदमी को कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को। जैसे आपने जनता को देश की सुरक्षा के लिए कॉन्फिडेंस दिया चीन के बॉर्डर पे जाके, ऐसे आपको जनता के बीच में माइंस में जाना पड़ेगा, फैक्ट्रियों में जाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप इकोनॉमी को राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फ्रंट में हैं। अभी क्या हो रहा है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे जनता ये समझ नहीं पा रही है कि सरकार अगर प्लान भी कर रही है तो वो प्लान क्या है, सरकार ने अगर एक्शन लिए हैं तो वो क्या है। हमें सिर्फ ये दिखाया गया कि हमने पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर दी 20 लाख करोड़ की, लेकिन जमीन पे प्रधानमंत्री जी कितने सीरियस हैं
मंत्री कितने सीरियस हैं, क्या माइंस में प्रोडक्शन शुरू हुआ या नहीं हुआ, रेलवे शुरू हुई या नहीं हुई। आज अगर आपको सिंबोलिज्म पे भी विश्वास है तो आपको वहां मजदूरों के बीच में जाना पड़ेगा, फैक्ट्रियों में जाके दिखाना पड़ेगा कि देखिए मैं आप सबके साथ हूं, आप लोग लगिए काम पे। तो भरोसा जगाना होगा, भरोसा जगाना ही नहीं, भरोसा देना भी होगा। ऐसे में जीएसटी, देखिए मैं अलग अलग सेक्टर्स की बात की, मैं कोर सेक्टर की बात करता हूं और आसान भाषा में फिर से दर्शकों आपको समझा दूं। एक कोर सेक्टर का भी इंडेक्स होता है। कोर सेक्टर मतलब जो हमारी नींव है, हमारे अर्थव्यवस्था के इंजन के लिए जो सबसे जरूरी ईंधन है, उससे भी पता लगता है कि ये इंजन कितना तेजी से बढ़ रहा है या रुक गया है। और इसमें आता है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट, बिजली, ये सब गिर गए हैं। फर्टिलाइजर के अलावा हर क्षेत्र में गिरावट है जीएसटी। तो यहां पर सिर्फ खिलौने बनाने से, कोल्हापुरी चप्पल बनाने से काम नहीं चलेगा। जो बात विजय सरदाना इशारा कर रहे हैं कि यहां भरोसा जगाना होगा। देखिए संदीप जी, भरोसा कैसे जगेगा? मैं मानता हूं और आपका हर दर्शक ये मानेगा कि सब जानते हैं देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री नहीं है, उनके पास अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। कोई वो जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो अर्थशास्त्र का मजाक उड़ाते हैं। आप जो है महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों को हटा करके एक ब्यूरोक्रेट को आरबीआई का गवर्नर बनाते हैं, वो अर्थशास्त्री रिजाइन करते हैं। आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं उनकी कोई खबर नहीं छपती है, उनका क्या रुख है देश को नहीं पता है। हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है। जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके आइडियाज कभी आइंस्टीन को लेकर, कभी कोल्हापुरी चप्पल को लेकर के। तो इस सरकार के पास चाहे लोकतंत्र का मत है, लेकिन इसने उस मत का उपयोग सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया, अपने अंदर क्षमता उत्पन्न करने के लिए नहीं किया, एक ऐसा नेतृत्व देने के लिए नहीं किया जो इस देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में लेके जाता। 4 साल से ये गलत निर्णय नोटबंदी को डिफेंड कर रहे हैं, उसके बाद ये गलत निर्णय जीएसटी को डिफेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप इस गलत निर्णय अचानक 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस में लॉकडाउन को डिफेंड करेंगे। अगर आपकी सारी क्षमता गलत निर्णयों को डिफेंड करने में लग जाती है, क्योंकि आपको ये साबित करना है कि देश के प्रधानमंत्री जो बिना सलाह के गलत निर्णय लेते हैं वो महान है, तो आपके पास उचित नेतृत्व नहीं है। तो मुझे भरोसा नहीं है, आपका एक भी दर्शक ऐसा नहीं होगा जिसको पिछले 3 साल में इस सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ मिला होगा। नहीं, ये दावा आप कैसे कर रहे हैं? जीएसटी आपने 3 साल का जिक्र कर दिया। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2017 में वहां पर कैसा बहुमत मिला? 425 में से कितनी सीटें आई बीजेपी की? ये बताने की जरूरत है। अभी पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुए, 303 सीटें कैसे मिल गई अगर लोगों को भरोसा नहीं है तो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि लोगों को भरोसा नहीं है, मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में, इस देश के लिए निर्णय लेने के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में ही तो अगर शौचालय बनाए, मकान बनाए, गैस दी, उज्ज्वला योजना आई, इनका फायदा हुआ ना बीजेपी को। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से जितनी भी लोकप्रिय हो जाए, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं कि आपका कोई दर्शक आप ही के ट्विटर हैंडल पे लिखे कि उसको सरकार के इस तरीके से, उसको सरकार की मुद्रा लोन से लाभ हुआ ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सका, या इस तरीके से उसको स्किल तो 15 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन ऐसे ही ले लिया जीएसटी। ये तो सरकार बताए, सरकार दावा कर रही, सरकार ने कहा कि ये हम तरीके लाएंगे, हम नोटबंदी लाएंगे, हम जीएसटी लाएंगे, हम मुद्रा लोन लाएंगे और हम ये तरीके लाएंगे ताकि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। देश की अर्थव्यवस्था पटरी छोड़ चुकी है और मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि इस देश में इस सरकार के पास वो नेतृत्व है कि वो अर्थव्यवस्था का एबीसी भी समझते होंगे। ये सिर्फ प्रचार में व्यस्त रहते हैं। जब देश ठोस सवाल के जवाब चाहता है तो कभी मोर, कभी कुत्ते, कभी खिलौने, इस तरह की बातों में व्यस्त रहते हैं। सरकार को अगर देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बता सकता कि देश के सामने चैलेंजेस क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं, तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री डर के मारे छुपे हुए हैं और ऐसे चैलेंजेस में एक डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को आगे लेके नहीं जा सकता। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये सवाल मैंने पिछली दफा भी आप चर्चा में आए थे, मैंने पूछा था। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि संकट काल है, एक्ट ऑफ गॉड है, बात खत्म हो जाती है क्या? आपदा के वक्त ही मौके भी मिलते हैं और तभी सरकार की लीडरशिप क्वालिटी भी दिखती है। पर जो ये आंकड़े दिख रहे हैं, इसमें भरोसा, जो शब्द विजय सरदाना ने इस्तेमाल किया, भरोसे की कमी दिखती है, एक अनिश्चितता का माहौल है।
देखिए संदीप जी, प्रश्न आपने उठाए और इतने सारे ज्ञान हमने गौरव वल्लभ जी का सुना और जीएसटी, आपके प्यारे जीएसटी का भी भाषण सुना। उसमें पॉलिटिकल के बाद इकोनॉमिक्स कुछ भी थी, 0/0 थी। जो सलाह दे रहे हैं वो राहुल गांधी रोज ट्विटर पे देते रहते हैं और उसका कुछ होने जाने वाला नहीं। इनको जनता ने 60 साल का समय दिया था, जो इकोनॉमी में करना था वो करके इनने दिखा दिया और इकोनॉमी का बट्टा बैठाने का काम 2014 में हमने देखा था। अगर मैं उस पे जाऊंगा तो आप कहोगे इतिहास पे जा रहे हैं। जिस तरह से सारे वर्तमान में रहते हैं ना। हाँ, तो नोटबंदी की बात कर लेते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं और उसके बाद कोरोना संकट। मतलब तो अब जीएसटी 8 तिमाही से लगातार अर्थव्यवस्था की विकास दर गिर रही थी ना। ऐसा नहीं है संकट काल में ये कोरोना काल में गिरने लगी। 8 तिमाही से 2 साल से विकास दर लगातार गिर रही थी, ये भी एक हकीकत है। तो कोरोना की आड़ मत लीजिए हर बात में। नहीं, हम तो आड़ ही नहीं ले रहे। हम तो चीजों को अगर आड़ लेना होता तो डेटा यहाँ पब्लिश नहीं करते। अच्छा, डेटा सामने लाए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मतलब ये धमकी दे रहे हैं डेटा पब्लिश नहीं करेंगे? मतलब आप डेटा पब्लिश करके एहसान कर रहे हैं? पब्लिश नहीं, एहसान कर रहे हैं। अरे आप उल्टी सीधी चीजें। अरे आप ही तो कह रहे हैं वरना हम डेटा ही नहीं पब्लिश करते। मतलब सरकार तो ये नहीं कर सकती है। बेरोजगारी के आंकड़े तो छिपा लिए, अब जीडीपी के आंकड़े भी नहीं देंगे। आपका मतलब तो यही निकला। डेटा जो दे रहे हैं इससे स्पष्ट आ रहा है कि उन डेटा के हिसाब से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हैं। आप पहले चीज आपने कहा जीएसटी के ऊपर विश्वास की बात करिए। आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या स्टेटमेंट आया सरकार का कि हम जीएसटी स्टेट को पूरी तरह कमिट करते हैं, उनको कंपेंसेट पूरी तरह से करेंगे। अब जब गवर्नमेंट का इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको विश्वास दिया और आपके प्यारे जीएसटी, हम तो विश्वास करते हैं तो पर हम सवाल भी करेंगे। इसीलिए तो भरोसे की बात होती है ना। भरोसा जगाएगी तो सवाल कम हो जाएंगे, भरोसा कम होगा तो सवाल ज्यादा होंगे। संदीप जी अभी मैं बताता हूँ क्या क्या कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारे निर्णय लिए हैं और वो इम्प्लीमेंट किए हैं। और अभी आलोक जी ने कई सारे जो जन कल्याणकारी योजनाओं में कैसे किए वो उन्होंने बताया और आपने बताया कि क्यों हम इलेक्शन जीते, क्योंकि हमने जन कल्याणकारी योजनाओं में सीधा जनता तक उस लाभ को पहुंचाया और एफिशिएंटली पहुंचाया, बिना करप्शन और लीकेजेस के पहुंचाया। इसमें किसी को भी अगर डाउट है तो वो समझ लो उसको भारतीय राजनीति का ग भी आता नहीं है। हमने जनता तक पहुंचाने का एफिशिएंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट किया। इसके लिए हम एक के बाद एक इलेक्शन जीते हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। ये एक बात है और आगे भी जीतेंगे। ये गौरव वल्लभ जी अपना दुकान चलाए कहीं और, यहाँ नहीं चलने वाली। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि हम आगे क्या कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में जनता को लाभ की ये सब बातें की। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी पूरे लेवल प्लेइंग फील्ड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अभी तक चल रही है। 91 के बाद कुछ नहीं आया, 6 साल से आप हैं। कुछ नहीं है तो हम उसको बदलाव कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, खासकर एमएसएमई के लिए कितना किया है। आपको डिफेंस का 101 आइटम्स का रिजर्वेशन नहीं दिख रहा। आपको इतना बड़ा एमएसएमई सेक्टर को लोन, मुझे ये बताइए फिर अर्थव्यवस्था 8 तिमाही से लगातार गिर क्यों रही थी? 1,89,00,000 लोगों की नौकरी क्यों चली गई? सवाल ये सवाल ना पूछे जाएं क्या? नहीं, पेशेंटली मैंने आधी घंटे से ज्यादा आपको सुना, बिल्कुल नहीं बोला और 2 मिनट भी आप में सुनने की पेशेंट नहीं है तो पता चलता है कि आपके दर्शक कितना आपको आपकी अर्थव्यवस्था को समझेंगे। गौरव वल्लभ की राजनीति को आप इकोनॉमी समझते हैं और जीएसटी की सलाह को आप इकोनॉमिक समझते हैं। अच्छा। हम जब बता रहे हैं क्या कर रहे हैं तो आप सुनने के लिए भी 5 मिनट तैयार नहीं हो। 1 घंटे की डिबेट में मैं सुने जा रहा हूं तब से। हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम नहीं ला रहे। लॉजिस्टिक पॉलिसी में 40% का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रेट में हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पीछे है। उसको 40% से हम ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव करके उसकी कॉस्ट कम करने की पूरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हम रियल एस्टेट की, अभी रिटेल ट्रेड की एक भी पॉलिसी नहीं है। कितना 7 करोड़ हमारे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनकी किसी ने चिंता की? हम रिटेल ट्रेड पॉलिसी ला रहे हैं। नौकरी कितनी दे रहे हैं? कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं? नौकरी दे रहे पूरी आपकी जब तक मनरेगा, जब तक नौकरी की समस्या है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि नौकरी की समस्या है, तब तक मनरेगा से
उनको पैसे की मनरेगा तो दिहाड़ी हुआ ना, उनके लिए एक आवश्यकता परिवार पूरी को कर 100 रहे दिन हैं। का काम, एक व्यक्ति को भी नहीं। तो नौकरी की समस्या, तो इसको कैसे नौकरी की समस्या करेंगे? ये शब्दों से नौकरी की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जो शब्दों मैं थोड़ा, कह रहा हूं, सरकार कर रहे आप हैं, उसको तो आप मान नहीं रहे। आप करेंगे ना। फॉरेन गौरव ट्रेड वल्लभ, एक पॉलिसी, मिनट, आपने अपनी बात लोग कही। नहीं- गौरव वल्लभ, इससे उबरने का भी देखिए, राजनीति करना, राजनीतिक बयान दे देना बड़ा आसान होता है, तरीका भी बताना पड़ेगा। अगर भरोसा अनिश्चितता का एक दौर चल रहा है, लोगों को नौकरी ना मिले, तनख्वाहें कट रही हैं और नौकरी जाने का भी डर हो और कारोबारी अपने धंधे को ना चलाएं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। एमएसएमई में चाहे लोन मिल रहे हो, ऑफटेक अच्छा हो रहा है, लेकिन 91% एमएसएमई खुल गए, उनमें से 50% से भी ऊपर की प्रोडक्शन कोई कर नहीं रहा। देखिए संदीप जी, आपको कोर इश्यू को एड्रेस करना पड़ेगा। मेरे को गाली देने से अगर भाजपा के प्रतिनिधि की को शांति मिलती है तो दे दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपका ध्यान देखता है। पर मेरा एक सवाल है, प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम क्या है? एमएसएमई को डायरेक्ट सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सर्वे करा लीजिए, आप एमएसएमई के एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। नंबर दूसरा, लिक्विडिटी क्राइसिस है एमएसएमई इंडस्ट्री में। ये कह रहे हैं हमने लोन दिया, अभी मैं इनसे पूछूंगा कि लोन कितना लिया एमएसएमई ने, तो चुप हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टे सीधे सैंक्शन के आंकड़े देंगे। मैं डिस्बर्समेंट पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे। फिर तीसरी बात, चुप, एक बार सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। फिर इंडस्ट्री में, कोर इंडस्ट्री में भयंकर लेबर शॉर्टेज है। आपको उस समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप उस समस्या को एड्रेस नहीं करोगे, अगली बार फिर क्वार्टर में फोर्थ सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तीसरी बात, सेक्टर में आपको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए नौकरियां रोकनी पड़ेगी जाने से। जब तक आप नौकरियां जाने से नहीं रोकोगे, 2 करोड़ मध्यम कि अगर नौकरी चली जाती है और आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस आएगा, आ ही नहीं सकता ना संदीप जी। इसमें कोई अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं है, ये प्रति क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि जिसकी नौकरी जाएगी वो एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, जिसकी सैलरी कट होगी वो स्पेंडिंग नहीं करेगा। पर ये बात इनको समझ में आती नहीं है। फिर बोलते आपने क्या किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2008 में भी क्राइसिस आया था, क्या हुआ था। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि पहले डबल डिजिट ग्रोथ की बात होती थी, -25% की ग्रोथ से -25% की जीडीपी ग्रोथ पे आके खड़े हो गए। क्या कारण है? उसका कारण है फेल्ड लॉकडाउन। आप अचानक से 100% लॉकडाउन कर देते हो, सारे मैन्युफैक्चरिंग के काम धंधे आप रोक देते हो। नहीं रोकते, आंकड़ा बढ़ जाता तो आप कोई दूसरी बात कहते। देखिए, जान भी जहान भी, उसके बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट करनी थी, वो की गई। अब उसके बारे में बड़ा आसान हो जाता है कोई भी कमेंट करना। लेकिन अजय आलोक, आपने 91 के आर्थिक संकट का जिक्र किया। अरे इन लोगों ने तो देश का सोना भी गिरवी रख दिया था। वो आपदा काल था तो आर्थिक सुधार भी, उनकी भी घोषणा हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इजाद की गई। तो इस आपदा काल में कुछ नया किया जाएगा, सरकार वो नहीं बता रही। 20,97,000 करोड़ के बाद क्या किया, उसमें भी तरलता दी गई। मेरा सवाल ये है। नहीं, निश्चित तौर पे एक बात जानिए संदीप जी कि ये बहुमत से चुनी गई सरकार है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता का विश्वास है सरकार में और जनता को अभी भी भरोसा है कि सरकार निश्चित तौर पे आर्थिक कदम पे एक नए आर्थिक पैकेज की हमेशा हम लोग बात करते हैं कि एक रिवाइवल पैकेज एक हम लोग फिर आएगा ही आएगा। सारे इकोनॉमिस्ट इस पे एक मत में है, लेकिन सब कोई कोरोना का इंतजार कर रहे हैं। मुहूर्त निकालने, मुहूर्त का इंतजार है क्या? 5 महीने हो गए। बताता हूँ कि मैं कोई मुहूर्त नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन सच्चाई ये मानिए, आप मत मानिए, लेकिन पूरा देश ये जानता है कि नॉर्मलसी तभी रिस्टोर होगी जब कोरोना की वैक्सीन आएगी। एक प्लेसिबो इफेक्ट लोगों में आएगा, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन वैक्सीन आने से लोगों में एक प्लेसिबो इफेक्ट आता है और उससे भरोसा बढ़ता है। और निश्चित तौर पे अभी आपके सामने बताया हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, नई ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी आ रही है। ये सब कौन सी दिशा में कदम है? ये उसी दिशा में कदम है। अग्रवाल साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, सरकार की सोच बहुत सकारात्मक है। हमें यहाँ नकारात्मक राजनीति करने नहीं आए। आरोप प्रत्यारोप करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। अगर आज ये -23% का ग्रोथ जो आज फोरकास्ट हुआ है, एसबीआई ने उसको 16% किया है, इकरा ने उसे 18% किया है, हम तो 23% नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। असंगठित ले लीजिए तो ये हो सकता है 50%। तो एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अगले 1 साल के अंदर हम वापस अपने पैरों पे खड़े हों।
और यही कोशिश सरकार को करनी है। नहीं तभी नहीं, तो हम चुनाव यही में तो जाएंगे, बात है। सरकार चलिए, किसी आज से आपने चुनाव में बिल्कुल अहम बात कही। जीएसटी सवाल यही तो है, देश सबका है ना, अर्थव्यवस्था डूबती है तो सब डूब रहे हैं, सब संकट में है, सबका बीपी बढ़ रहा है, तो उसमें सवाल पूछे जाएं तो उसको आलोचना के तौर पर क्यों लिया जाए? यह भी एक चलन हो गया है। मुझे लगता है कि ये उस सरकार का चलन है जो अहंकारी है। हम सब सरकार को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये बताइए ये सरकार ने कब खुले मन से सुझाव मांगे हैं? प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर्स कब उन्हें सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर रतिन रॉय को देख लीजिए, वो जो कह रहे हैं सरकार से, क्या सरकार सुन रही है? चैलेंज हमारे देश के सामने ये है कि एक लोकप्रिय सरकार जो अच्छे बहुमत से सत्ता में आई है, उसके पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और उनकी ऐसी टीम है जिसे अर्थव्यवस्था के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता, जो 20 लाख करोड़ का झूठ इस आपदा के काल में बोलते हैं, जो स्टेट को जीएसटी के मामले में टरकाते हैं, और जिनके पास न बेरोजगारी को लेकर कोई नीति है, न शिक्षा को लेकर कोई नीति है, जो इंडस्ट्री को लगातार शॉक देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जब उन्होंने आत्मनिर्भर कहा तो उनका ये कहना था कि अब आप बेसहारा है, अपनी किस्मत के ऊपर आप आत्मनिर्भर रहिए, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब तक इस देश के प्रधानमंत्री खुलेआम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि वो कैसे निर्णय लेते हैं, किसकी सलाह पे निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों का नहीं, ये बहुत अहम पॉइंट उठाया है। एक मिनट, विजय सरदाना, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं डिबेट को। विजय सरदाना, देखिए, मई का महीना 5 दिन लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आए और घोषणा की 20,97,000 करोड़ के पैकेज की और चीजें भी समझाई, लेकिन 3.5 महीने हो गए, इक्का दुक्का कोई कहीं बयान आता है। इस संकट काल से कैसे उभरेंगे? भाई, सरकार थोड़ा लेकर आई है, वैश्विक महामारी है, पर इससे हम कैसे उबारेंगे उसके बारे में सरकार चुप क्यों है? यह बात आपको खटकती है? बिल्कुल खटकती है। देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, चाहे सरकार माने या न माने, जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन का क्राइसिस था, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहे थे, हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। आपने जो घोषणाएं करी उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास बजट नहीं है, ये हमें सच्चाई माननी चाहिए। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है इस क्राइसिस में? मुझे लगता है जैसे 91 का क्राइसिस था और मनमोहन सिंह सरकार ने उसका फायदा उठाया रिफॉर्म्स में, आज ये दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, प्रधानमंत्री जी और सरकार के सामने। आप एक मेजर रिफॉर्म करिए, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको प्राइवेट कैपिटल चाहिए। प्राइवेट कैपिटल तब आएगा जब उनको लगेगा कि आप भारत के अंदर वो रिफॉर्म करने को तैयार है जहां पे करप्शन फ्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप तो रिफॉर्म्स करने होंगे और उसके लिए जमीन भी तैयार की जाए। 30 सेकंड है सिद्धार्थ, थोड़ा वक्त की यकायक कमी हो गई। आप मुझे ये बताइए, सरकार खामोश नहीं रहनी चाहिए ना, राब्ता तो कायम रखना पड़ेगा, आम आदमी से ही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी, एमएसएमई से भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, वो कमी दिखती है आपको? देखिए, किसी भी सरकार के पास आज की डेट में विश्व में पैसा नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू सरप्लस नेशंस लेफ्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमी इस समय पे। 1990 के बाद ये पहला रिसेशन है, 1980 में इससे एक और हुआ था, चौथा रिसेशन है कई वर्षों में। 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है अगर इसको परसेंटेजेस को हम वैल्यू टर्म्स में करें। सबसे बड़ा सवाल ये कि अब अगले 2, 3, 4, 5 क्वार्टर्स में क्या आएगा। मेरा ये मानना है कि आप इस प्रकार की चर्चा में अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग फंसे रहेंगे लगभग मार्च, मई, जून 2022 तक। आने वाले लगभग 6 से 8 क्वार्टर हमारे लिए संकट का समय रहेंगे, क्योंकि इस समय पे जो स्कीम्स अनाउंस की गई हैं सरकार द्वारा, उनमें से इंप्लीमेंटेशन में बहुत गैप्स हैं। रियल एस्टेट स्कीम में बहुत बड़ी गैप है, पैसा दिया नहीं जा रहा है। जो बैंक पैसा दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, 25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। प्रोजेक्ट्स वायबल नहीं है। ऐसी दर्जनों एग्जांपल्स हैं जो ये बताती हैं कि स्कीम्स तो का अभी हम थोड़ा देरी कर रहे हैं क्या, विलंब कर रहे हैं क्या? अभी एक्ट करना होगा, क्योंकि पॉलिसीज भी लेकर आएगी सरकार, रणनीति बनाएगी भी, तो अर्थव्यवस्था में लागू होने में भी एक टाइम लैग होता है। तो हमें देर आयद दुरुस्त आयद नहीं, तत्काल कुछ ना कुछ करना होगा, सब्सटैंटिव करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।